हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने अडेप्टेशन देखा और उसमें हमने अडेप्टेशन इन प्लांट्स देखा था, बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स देखा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन से। हेडिंग डालते यहाँ लिखिए पॉपुलेशन। हाँ जी, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं उनमें क्या होती है? एबिलिटी टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, क्या लिखते हैं? क्या लिखिए? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to the same species ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग to one population have the ability to interbreed among themselves। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हमने पॉपुलेशन देखा। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालिए एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन में हम तीन टाइप के एज ग्रुप्स देखते हैं। एक होता है हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 3 एज ग्रुप्स फाउंड। फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, then second is reproductive group, and third is post reproductive group, post reproductive group। ठीक है, एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन 3 है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इसको और हम क्या बोलते हैं? न्यू जनरेशन है चिल्ड्रन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए न्यू जनरेशन और चिल्ड्रन ग्रुप, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को हम बोलते हैं जो न्यू जनरेशन है चिल्ड्रन ग्रुप। ये जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं अडल्ट ग्रुप या प्रेजेंट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखिए प्रेजेंट जनरेशन और अडल्ट ग्रुप। ठीक है, और ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं ओल्ड जनरेशन या पास्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ओल्ड जनरेशन और पास्ट ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए एज पिरामिड्स इन अ पॉपुलेशन। हाँ जी, एज पिरामिड्स इन अ पॉपुलेशन, तो हमारे पास 3 टाइप के एज पिरामिड्स है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? फर्स्ट है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, then second is stabilizing population, and third one is declining
डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे मेल्स, यहाँ पे फीमेल्स है। और ये जो छोटा वाला इसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव और ये है प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है छोटा बड़ा और बड़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंड, तो सबसे ज्यादा क्या है प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में हम देखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन समझ आया। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हमने मेल बनाया, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, ये जो वाला छोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ये क्या है बराबर है, इक्वल है, स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल्स टू रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। थर्ड है हमारे पास डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये छोटा वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, बीच वाला रिप्रोडक्टिव और ये नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है ये जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है ये क्या होता है ग्रेटर देन प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं एज पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन तीन टाइप्स है हमारे पास, एक्सपैंडिंग, स्टेबलाइजिंग एंड डिक्लाइनिंग। ठीक है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में क्या हो रहा है जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग में ये प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर है। डिक्लाइनिंग में क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। हाँ जी, बायोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, तो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जिनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, एक बार फिर से, ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जिनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब रिप्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी। ठीक है, वो जब मैक्सिमम हो उसको हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, और ऐसा कब होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए इट इज द maximum reproductive efficiency of an organism or population। ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल इट इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन, कब होती है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल व्हेन
resources are unlimited। ठीक है, एक बार फिर से बायोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन की क्या शो करता है? मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। और ऐसा कब होता है? जब नेचर में रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टडी डालिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, हाँ जी। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये कुछ नहीं, बस लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक पॉपुलेशन साइज पे कंट्रोल या चेक रखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? इट रेफर्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज दैट कीप्स अ चेक or control on population size। ठीक है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि एक पॉपुलेशन की साइज पे कंट्रोल या चेक रखते हैं। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगी तो उस पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल में रखने के लिए उतना ज़्यादा क्या होगा? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ एक नोट डालिए, bigger the population size, more will be environmental resistance। environmental resistance। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन साइज होगी तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए उतना ज्यादा क्या होगा? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें हम दो टाइप के ग्रोथ मॉडल सीखेंगे। एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। हाँ जी, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है ये कब एप्लीकेबल होता है? जब नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। जब नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? जे शेप। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद हमें पता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हम क्या देखते हैं? बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बायोटिक पोटेंशियल एग्जिबिट करेगा और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, लिखिए एप्लीकेबल व्हेन resources are unlimited। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एप्लीकेबल व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ लिखिए इट एग्जिबिट्स बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन एब्सेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ लिखिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एब्सेंट। और यहाँ बनाते हैं ग्राफ। यहाँ हमारे पास होता है एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ होता है टी। और ये ऐसे ग्राफ बनता है J shaped। dn by dt equals to Rn, जिसमें R होता है ग्रोथ रेट और N होता है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। R equals to B minus D, that is B होता है पर कैपिटा बर्थ और ये D होता है पर कैपिटा डेथ। ठीक है,
ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, एप्लीकेबल में रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो क्या एग्जिबिट करेंगे, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एब्सेंट है। ग्राफ कैसा बन रहा है, जे शेप, ठीक है। dn बाय dt दैट इज आर एन, आर रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट को, एन पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी, आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, डी होता है पर कैपिटा बर्थ और डी होता है पर कैपिटा डेथ, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है इसको और हम क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिक मॉडल। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है नेचर में कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ठीक है। अनरियलिस्टिक बोलते हैं और अनस्टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अनरियलिस्टिक मॉडल, ठीक है। अनरियलिस्टिक एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल मॉडल can show sudden crash, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। सेकेंड लिखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। दूसरा हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और ये कब एप्लीकेबल होता है, जब नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। तो जब नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तो ये क्या एग्जिबिट करेगा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए एप्लीकेबल व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। जब नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो हम क्या देखते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। यहाँ लिखिए इट एग्जिबिट्स एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एग्जिबिट करते हैं लेकिन बायोटिक पोटेंशियल नहीं शो करते, ठीक है। यहाँ लिखिए डू नॉट शो बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। इनका ग्राफ बनाते हैं। ये एन या पॉपुलेशन साइज और यहाँ पे टी, ठीक है। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है इसमें हम क्या देखते हैं, एस या सिग्मॉइड शेप का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एस शेप्ड और सिग्मॉइड शेप्ड, सिग्मॉइड, ठीक है। तो हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में एस या सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होता है। उसके बाद इसमें हम 4 फेजेस देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले फेज को हम बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज, ठीक है। इस वाले फेज को लैग फेज बोलते हैं। और ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन फेज, एक्सेलरेशन फेज। देन इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन फेज, ठीक है। यहाँ लिखिए डिक्लेरेशन फेज, और इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 फेजेस देखते हैं, लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, डिक्लेरेशन एंड सिम्पटोट, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं के, के किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 4 phases. First is lag phase, then acceleration phase, deceleration phase, and fourth is asymptote. ठीक है, 4 फेजेस हो गया। और के क्या रिप्रेजेंट करता है, के इज दी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमने देखा एस या सिग्मॉइड शेप का होता है और उसमें 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। के किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है इसमें पॉपुलेशन साइज तब तक इंक्रीज होती रहती है जब तक कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। मतलब जब तक एन और के बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल
population size continues to increase until the carrying capacity is reached. ठीक है, मतलब जब n और k बराबर नहीं हो जाते, when n equals k, ठीक है, जब n और k जब तक बराबर नहीं होते तब पॉपुलेशन साइज क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को और हम क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक या स्टेबल मॉडल। ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड है तो ये क्या है, एक रियलिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ लिखिए रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल, स्टेबल ग्रोथ मॉडल, स्टेबल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हेडिंग आ रही पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, और इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। ठीक है, यहाँ लिखिए इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। यहाँ लिखेंगे हम नाम, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिए प्लस, प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, बेनिफिट को। ठीक है, प्लस मतलब बेनिफिट, माइनस मतलब हार्म, और जीरो मतलब अनअफेक्टेड। ठीक है, प्लस बेनिफिट माइनस हार्म और जीरो मतलब अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखिए म्यूचुअलिज्म, ये होता है सिम्बायोसिस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, ये जो दोनों स्पीशीज है इन दोनों में क्या होता है, प्लस का साइन। प्लस का मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। ठीक है, सेकंड लिखिए कॉमेंसलिज्म। ठीक है, दूसरा हमारे पास कॉमेंसलिज्म में एक होता है प्लस, एक होता है जीरो। ठीक है, मतलब एक को फायदा होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता था, कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थर्ड इज प्रिडेशन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा, एक को नुकसान। ठीक है, फायदा मतलब प्लस, नुकसान मतलब माइनस। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म में भी सेम होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान। ठीक है, फिफ्थ लिखिए कंपटीशन। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां पे भी कंपटीशन होगा तो वहां पे क्या होगा, नुकसान ही नुकसान, मतलब दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा। ठीक है, कंपटीशन, इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास अमेंसलिज्म। ठीक है, तो अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक को नुकसान होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, जिसको और हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म, एक को फायदा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, प्रेडेशन में एक को फायदा, एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा, एक को नुकसान। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, अमेंसलिज्म एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं।